हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंक्रीट के जो लॉन्ग टाइप के आंसर होते हैं, क्वेश्चन आते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आने वाले एकेटीयू सेमेस्टर एग्ज़ाम के 5th सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है अटेम्प्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग टाइप के, तो उसमें जैसे 4 दिए गए हैं या 5 दिए होंगे, उसमें से बोलेगा कि आपको मात्र 3 करना है। मतलब आप कोई भी 3 कर सकते हैं, जो आपको अच्छे से आते होंगे वही आप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ वेरियस इंटीग्रेंट्स ऑफ सीमेंट? What are the harmful compounds likely to be present in cements? तो ये बोल रहा है कि जो उसमें वेरियस टाइप्स के इंटीग्रेट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं सीमेंट के अंदर, तो उनका रोल क्या है, वो क्या वर्क करते हैं सीमेंट में, क्यों उनको हम डालते हैं, उनको मिलाते हैं सीमेंट में जब सीमेंट बनाते हैं। तो व्हाट आर द हार्मफुल कंपाउंड्स लाइकली टू बी प्रेजेंट इन सीमेंट, और कुछ जो है हार्मफुल होते हैं वो कौन कौन से उसमें होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन करके देखते हैं। देखिए, रोल्स ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, ऐसे हेडिंग देना है, फिर लिखना है आपको, फॉलोइंग आर द रोल्स ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। सबसे पहला देखिए कौन सा है, लाइम है, जिसको हम फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, फिर देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है आपको, लाइम फॉर्म्स नियरली 2/3 ऑफ द सीमेंट। इसके पहले हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि लाइम की जो उसमें मात्रा होती है सीमेंट में, वो 60 से 65% या 60 से 62% तक होती है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि जो टोटल सीमेंट का है वो 2/3 या 2/3 ऑफ सीमेंट बोल सकते हैं। तो उसमें जो सीमेंट में लाइम की मात्रा हम डालते हैं वो कितनी डालते हैं, 2/3 ऑफ दिस सीमेंट। मतलब ऐसे आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और बाकी अगर बात करें तो 60 परसेंटेज में अगर बोलें तो 60 to 65% इसमें लाइम रहता है सीमेंट में। फिर क्या करता है, देखिए, लाइम सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लाइम फॉर्म्स डाई कैल्शियम सिलिकेट C2SiO2 एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो इसमें जो है हम सफिशिएंट क्वांटिटी डालते हैं किसकी, डाई कैल्शियम सिलिकेट की और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की। इसको हम शॉर्ट टर्म में बोल सकते हैं C2S एंड C3S, और फार्मूला इसका देख लेंगे, C2SiO2 होता है डाई कैल्शियम का, और ट्राई कैल्शियम करेंगे तो C3 हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट देखिए, लाइम इन एक्सेस, अगर लाइम की मात्रा आप बढ़ा देते हैं, एक्सेस मतलब ज़्यादा हो जाना, तो लाइम की मात्रा जब अगर ज़्यादा कर देंगे तब क्या होगा, तो इट कॉजेज, मतलब कॉजेज दिस सीमेंट टू एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट। मतलब इस सीमेंट को ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, मतलब इसको वॉल्यूम में जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे आपकी जब यूज कर लेंगे मशीनरी वगैरह में, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। और डिसइंटीग्रेट मतलब जब एक्सपैंड करे तो डिसइंटीग्रेशन उसमें होता है, मतलब बिक्टन होने लगता है, वो ख़राब होने लगती है। तो इसलिए लाइम जो है एक जितनी मात्रा आपको बताई गई यहाँ पे उतनी रखते हैं, उससे अगर एक्सेस हो जाती है तो भी प्रॉब्लम आती है। तो ये आप पॉइंट लिख देंगे लाइम में। फिर दूसरा देखते हैं इंग्रेडिएंट्स कौन सा है। फिर यहाँ पे दूसरा देखिए सिलिका है, सिलिका का फार्मूला है SiO2। और फिर फर्स्ट पॉइंट है, द क्वांटिटी ऑफ सिलिका शुड बी इनफ टू फॉर्म डाई कैल्शियम सिलिकेट C2SiO2 एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो ये क्या कह रहा है, तो जो क्वांटिटी होती है उसकी सिलिका की, वो इनफ टू फॉर्म डाई कैल्शियम सिलिकेट, मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट के रूप में इनफ होती है, मतलब उतनी काफ़ी होती है आपकी जो सिलिका की मात्रा हम डाई कैल्शियम C2S के फॉर्म में डालते हैं, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के फॉर्म में डालते हैं, किसमें, सीमेंट में। ये यहाँ पे बोल रहा है कि क्वांटिटी आप जो सिलिका डालते हैं, सिलिका क्या होती है, सैंड, सैंड से बालू होती है, उसी को हम सिलिका बोलते हैं, उसी टाइप के सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जो है किस फॉर्म में डालते हैं हम, C2S के फॉर्म में और C3S के फॉर्म में, किस में मिलाते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, जब सीमेंट बनाते हैं तब उसमें हम मिलाते हैं। फिर देखिए, सिलिका गिव्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट।
सिलिका क्या करती है, सिलिका का वर्क क्या है मेनली, ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सीमेंट को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो याद रखिएगा सिलिका एस से है तो एस से स्ट्रेंथ देता है। तो सिलिका का क्या रोल है, ये स्ट्रेंथ देखा, याद रखिएगा, मेन ये लिख दीजिएगा। और कितनी क्वांटिटी होती है ये भी इसमें लिख सकते हैं, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हमने दिया था, वो भी पॉइंट डाल सकते हैं इसमें। फिर तीसरा पॉइंट है सिलिका इन एक्सेस कॉजेज द सीमेंट टू सेट स्लोली। अगर सिलिका आप एक्सेस में कर दिए, अगर सिलिका जो है आप ज़्यादा मिला दिए सीमेंट में, तो क्या हो जाएगा, वो जो है सीमेंट को धीरे धीरे सेटिंग करेगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, धीरे धीरे सेट होगा। एक्सेस कॉज द सीमेंट टू सेट स्लोली, मतलब सेटिंग टाइम जो है उसका बढ़ जाएगा धीरे धीरे। जब कोई काम होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मतलब सेटिंग उसकी जो है टाइम जो है बढ़ जाएगा, धीरे धीरे सेट करेगा। कौन करता है, जब सिलिका की मात्रा आप ज़्यादा हो जाती है, जितनी चाहिए उससे जब ज़्यादा हो जाती है। जितनी पिछले वीडियो में हम पढ़े हैं वो वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा इसमें दिया गया है कि कितनी कितनी क्वांटिटी हम मिलाते हैं और उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो जो है अगर उतनी क्वांटिटी है तब तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा रहती है तब ये प्रॉब्लम करता है, मतलब धीरे धीरे सेट करता है सीमेंट को। फिर अगला देखते हैं, अगला देखिएगा एल्यूमिना था, एल्यूमिना पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे क्या है आपका, ये पूरा जो है एक पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो एकेटिव में आए हुए हैं आपके सामने दिख रहे हैं, आए हुए हैं तो इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो आप इनको एक हेल्प के तौर पे देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या कैसे आपका लिखा जाता है, कैसे लिखना है आपको, ऐसे ही लिखेंगे बढ़िया नंबर मिलेंगे आपको। फिर देखिए एल्यूमिना क्या करता है, एल्यूमिना का क्या होता है, एल्यूमिना सपोर्ट टू सेट क्विकली टू द सीमेंट। ये जो है ये भी सेटिंग का काम करता है, ये जल्दी सेटिंग करता है एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या सपोर्ट करता है, क्विकली सेटिंग को। फिर सेकंड है, सेकंड देखिए यहाँ पे, इट इट आल्सो लोअर द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। ये जो क्लिंकर हम जब मिलाते हैं, क्लिंकर एक मतलब रोड़ी टाइप का होता है, उसको हम बनाते हैं सीमेंट को मिलाने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स, फिर हम उसको गोल गोल रोड़ी के टाइप बने बनाते हैं, उसी को हम क्लिंकर बोलते हैं। तो क्लिंकर जब हम जलाते हैं, उसको टेम्परेचर रखते हैं क्लिंकर, तो उसको एक कंट्रोल कर, मतलब उसको थोड़ा डाउन करता रहता है, मतलब कंट्रोल में रखता है। तो इट आल्सो लोअर द क्लिंकर टेम्परेचर, क्लिंकर टेम्परेचर को कम करता है। फिर थर्ड है एल्यूमिना इन एक्सेस रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो एल्यूमिना अगर आप एक्सेस करेंगे, एल्यूमिना की मात्रा एक्सेस कर देंगे अगर सीमेंट में, तो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, सीमेंट की जो है स्ट्रेंथ कम कर देता है। तो आप क्या करना है, जैसे ये इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखना है तो क्या करना, उसमें पहले बता देना कितना पड़ता है, अगर ये पता है आपको कितनी क्वांटिटी पड़ती है वो पॉइंट डाल देना। फिर इसका वर्क क्या होता है ये डाल देना। फिर याद रखना जब एक्सेस हो जाए तब क्या करता है, तो ये डाल देना। अगर एक्सेस हो जाए क्वांटिटी तब क्या होगा वो भी लिख देना, यही सारे इसमें पॉइंट लिखना है। फिर देखिए फोर्थ है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जिसको बोलते हैं। तो आयरन ऑक्साइड क्या करता है, ये मेनली याद रखिएगा पिगमेंट का काम करता है, पिगमेंट मतलब कलर का काम करता है। तो इसमें ये कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट को। बस एक ही पॉइंट है, आयरन ऑक्साइड गिव्स कलर टू द सीमेंट, ठीक। और बाकी ये फ्लक्स का काम भी करता है आयरन ऑक्साइड, लेकिन मेन जो काम होता है इसका कलर का होता है। फ्लक्स मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल्स उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं उनको हम गलाने में, फ्लक्स मतलब गलना होता है, मतलब किसी को गलाने के लिए हम इसको काम करते हैं, हेल्प करता है, लेकिन मेन काम इसका जो होता है कलर होता है। फिर फिफ्थ नंबर देखिए मैग्नीशिया MgO। तो मैग्नीशिया क्या करता है, इट आल्सो हेल्प्स इन गिविंग कलर टू द सीमेंट। ये भी जो है आयरन ऑक्साइड की तरह सेम है, ये कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट को। और क्या करता है, अगर ये एक्सेस हो जाए तो मैग्नीशियम इन एक्सेस मेक्स दिस सीमेंट अनसाउंड। अगर मैग्नीशियम की मात्रा आप ज़्यादा कर देते हैं सीमेंट में तो क्या करें, अनसाउंड कर देता। अब साउंड और अनसाउंड ये ऐसा नहीं कि आवाज़ से आप समझ कि साउंड मतलब करेगा तो आवाज़ करेगा, अनसाउंड नहीं आवाज़ करेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये होता है एक मतलब हिंदी में बोलते हैं निर्दोषता, साउंडनेस टेस्ट जिसे निर्दोषता परीक्षण होता है। तो साउंडनेस में क्या होता है, कोई चीज़ मतलब उसमें वॉल्यूम में ज़्यादा प्रसार हो जाता है किसी चीज़ का, तो इसमें लिमिट दी जाती है कि जो है अच्छी सीमेंट होती है वो
आपकी 10 mm तक मैक्सिमम एक्सपेंड कर सकती है। तो उसमें एक्सपेंशन से मतलब समझते हैं, साउंडनेस होता है एक्सपेंशन से, मतलब एक्सपेंड कितना कर रही है। तो अगर ये ज़्यादा अगर कर देंगे, एक्सेस कर देंगे, तो अनसाउंड ही नहीं करेगा, मतलब साउंडनेस उसमें नहीं रह जाएगी, एक्सेस नहीं करेगा। इसलिए जो है मैग्नीशियम को हम एक लिमिट में मिलाते हैं। और आयरन ऑक्साइड में एक्सेस में जैसा नहीं दिया हुआ है, तो इसमें लिख सकते हैं कि अगर ज़्यादा कलर हो जाएगा तो मतलब कोई दूसरा कलर या भूरा कलर, ऐसा ब्लैक कलर हो जाता है, ये लिख सकते हैं आप। वैसे एक ही पॉइंट डाल दीजिएगा, उतना काफ़ी है। फिर देखिए 6 नंबर है कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम CaSO4, इसको हम कैल्शियम सल्फेट भी बोल सकते हैं और इसको जिप्सम भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है? एट द फाइनल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जिप्सम इज एडेड टू इंक्रीज द सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये क्या करता है, जब फाइनली हम मतलब मैन्युफैक्चर कर लेते हैं पूरा, मतलब बनाते समय, फाइनल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर जिप्सम, जब मतलब मैन्युफैक्चरिंग का फाइनल स्टेप चल रहा होता है, फाइनली मतलब हो गई होती है, उस टाइम जिप्सम हम ऐड करते हैं। क्या करता है? इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये बढ़ाता है, जैसे कि हम शायद एल्युमिना में पढ़े थे कि एल्युमिना अगर ज़्यादा हो जाती है, एल्युमिना नहीं सॉरी, वो क्या पढ़े थे पीछे, भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिलिका जो है, सिलिका की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो क्या करता है? सीमेंट टू सेट क्विकली, ये मतलब सेट सॉरी क्विकली बोले, स्लोली स्लोली, ओके, ये स्लो कर देता है सेटिंग टाइम। तो स्लो हो जाएगा तो ये बढ़ा देगा। तो ऐसे ही सिलिका की मात्रा जैसे ज़्यादा होती है, वैसे जिप्सम हम इसीलिए मिलाते हैं कि उसका जो है टाइम ज़्यादा लगे सेटिंग टाइम में, क्योंकि हमको कंक्रीटिंग करना होगा। तुरंत मसाला हम तैयार किए, उसके बाद तुरंत अगर नहीं कर पाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जितना मसाला तैयार किए हैं हम इनिशियल सेटिंग टाइम जैसे सीमेंट का लेते हैं 30 मिनट, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस होना चाहिए 30 मिनट से, या 30 मिनट तक। तो उतनी देर में पूरा कंप्लीट हो जाना का है, तो काम उतनी देर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसको स्लो डाल देते हैं जिप्सम, जो कि रिटार्डर का काम करता है, वो स्लो कर देता है सेटिंग को, तो इतनी जल्दी सेट नहीं हो पाती है, इस वजह से उसको हम जिप्सम को मिलाते हैं। तो ये सिलिका भी ज़्यादा करेंगे तब काम करें, लेकिन अगर सिलिका ज़्यादा हो जाएगी तो और भी इसके इफेक्ट पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीमेंट को स्लो ही करेगी। इस वजह से इसकी मात्रा हम एक्सेस नहीं करते हैं, ये लिमिट में मिलाते हैं। उसके बाद में जिप्सम मिला देते हैं सीमेंट में सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पे हम लोग थे, देखिए एट द फाइनल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल स्टेज जब मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है उस समय हम लास्ट में मिलाते हैं एकदम, इंक्रीज द सेटिंग ऑफ सीमेंट, मतलब सेटिंग टाइम उसका बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द सेटिंग ऑफ सीमेंट, कि सेटिंग टाइम हम बढ़ाने के लिए, ज़्यादा धीरे धीरे सेट होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा। फिर देखिए बी, उसमें पूछ रहा था इंग्रेडिएंट्स और कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी पूछा था ना, तो यहाँ पे हार्मफुल कंपाउंड जो है सीमेंट के अंदर, उनके बारे में यहाँ पे लिखना है आपको। तो देखिए द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग टू ऑक्साइड्स एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सीमेंट। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स अल्कली मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होते हैं, लेकिन इनकी एडवर्स इफेक्ट होते हैं, मतलब ये अपोजिट इफेक्ट देते हैं, ये नुकसान करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। तो सबसे पहला अल्कली ऑक्साइड्स K2 और Na2, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड बोल सकते हैं। दूसरा देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो ये क्या करते हैं, आपका हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। तो ये बस इतना लिख देना है आपको, एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये दो याद रखिएगा, अल्कली ऑक्साइड K2O एंड Na2O। फिर है मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं MgO। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर्स विद नीट स्केच मेंशन एनी 3 सुपर प्लास्टिसाइजर। मतलब तुमको यहाँ पे लिखना है मैकेनिज्म, प्लास्टिसाइजर का मैकेनिज्म लिखना है, और स्केच उसका मतलब डायग्राम बनाना है, आपको फिगर बनाना है, और एनी 3 सुपर प्लास्टिसाइजर, मतलब 3 सुपर प्लास्टिसाइजर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर क्या है? द एक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर इज मेनली टू फ्लो fluidify the mix and improve the workability of concrete, mortar
और ग्राउंड द मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। इसका मेनली काम ये होता है कि ये कंक्रीट को वर्केबिलिटी देता है और एक मतलब फ्लूइडिटी बहने मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब काम करने योग्य होता है। वर्केबिलिटी जानते हैं तो ईज ऑफ वर्क, मतलब काम को हम आसानी से कर सके, मतलब कंक्रीट में उतना पानी रहे, उतना एग्रीगेट रहे, मोटा मिला हुआ रहे, महीन रहे, मतलब फाइन कोर्स पानी सीमेंट की मात्रा उतनी रहे कि हम अच्छे से चिनाई कर सके। जैसे मिस्त्री बोलते हैं ना कि देखिए मिस्त्री मसालों जब लेके जाते हैं, आप देखते होंगे कंस्ट्रक्शन साइट में घर में काम करवाते होंगे तो देखते होंगे बाद में पानी जो है मग वग से बर्तन से पास में रखा रहता है, वो अलग से डाल लेता है थोड़ा तसले में, फिर जो है उसको मिलाता है करनी से, फिर काम चालू करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है तो उसको काम करने में उतनी आसानी नहीं रहती है। इसे हल्का सा पानी मिला लेते हो, वही वो क्या करने के लिए वर्केबिलिटी बढ़ जाए। तो ऐसा नहीं कि पानी आप डाल देंगे वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, पानी डाल देंगे ज़्यादा तो नुकसान भी करेगा, लेकिन वो वहाँ पे अपने हिसाब से डाल लेता है क्योंकि वहाँ कोई इतना देखता नहीं है साइड वाइड पे, ठीक है। बाकी बुक्स में यहाँ बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, वो आपको पढ़ना है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए डिस्पर्सन, सबसे पहले द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड आर, सबसे पहला पॉइंट लिखना है आपको डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है ये पढ़ेंगे यहाँ पे। तो मेनली जो प्लास्टिक साइजर्स का काम क्या होता है, वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी मिक्स को फ्लूइडिफाई करता है और इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। मेनली याद रखिएगा वर्केबिलिटी के लिए हम प्लास्टिक साइजर्स का यूज करते हैं, सुपर प्लास्टिक साइजर या प्लास्टिक साइजर्स का। फर्स्ट पॉइंट है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट बीइंग इन फाइन स्टेट विल हैव टेंडेंसी टू फ्लॉकुलेंट इन वेट कंक्रीट। जो मतलब पोर्टलैंड सीमेंट होती है वो फाइन स्टेट में, मतलब महीन अवस्था में कह सकते हैं, महीन पार्टिकल के साथ, या फाइन स्टेट विल टेंडेंसी टू फ्लॉकुलेट इन वेट कंक्रीट। तो गीली कंक्रीट के टाइम वो फ्लॉकुलेट बना लेती है। फ्लॉकुलेट मतलब एक गुच्छा टाइप का बन जाता है, गुच्छा मतलब एक पास इकट्ठा होने लगती है। दिस फ्लॉकुलेशन इंट्रैप्स सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू द मिक्स, मतलब इस फ्लैकुलेशन को हटाने के लिए इसमें जो ये किस वजह से इसमें जो है हवा भरी रहती है, इंट्रैप्ड एयर होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, अमाउंट ऑफ द मिक्स में पानी डाल देते हैं, ठीक, फ्लैकुलेशन को हटाने के लिए। ये एक हो गया ये। तो उससे क्या होता है उसमें डिस्पर्सन मतलब अलग अलग टूटना, डिस्पर्सन मतलब बिखरना, बिखराव देखते होंगे, जैसे मसाले को ऊपर से थोड़ी दूर से डालेंगे तो बिखर जाता है, वैसे रखना है आपको। जितना पास पास रहेगा टाइट रहेगा तो वर्केबिलिटी कम देगा, जब बिखरा हुआ रहेगा डिस्पर्स फेज में होगा मोटर तो वर्केबिलिटी अच्छी रहेगी। इसीलिए उसमें फ्लॉकुलेशन ना रहे, हल्का सा पानी मिला देते हैं, एक सिंपल तरीका हो गया, ठीक। फिर सेकेंड देखिए, वेन प्लास्टिक साइजर्स आर यूज, अब प्लास्टिक साइजर का अगर यूज करें तब क्या होता है, दे गेट एडजॉर्ब ऑन द सीमेंट पार्टिकल्स, creates particles repulsive force which overcome the attractive force। अब क्या करेगा, जब प्लास्टिक साइजर हम मिलाते हैं तो जो सीमेंट में एडजॉर्ब वाटर है पहले से, मतलब उसमें एडजॉर्ब हो चुका है वाटर पार्टिकल्स के बीच में, सीमेंट पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर मतलब पहले से स्थित है, मतलब वहाँ से पहले से प्रेजेंट है, उसको क्या करेंगे हम उसमें क्रिएट्स बबल टू पार्टिकल रिपल्सिव। ये जो प्लास्टिक साइजर डालेंगे तो वो उसमें क्या करेंगे, पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होता है, पार्टिकल कैसे मतलब एक पास आते हैं उसमें एक रिपल्सिव फोर्स ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसमें होता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो जब हम प्लास्टिक साइजर यूज़ करेंगे तो ये इसको एडजॉर्ब ऑन द सीमेंट पार्टिकल्स, ये एडजॉर्ब करेगा सीमेंट पार्टिकल्स के अंदर और उनमें रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा, जो कि क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स वो अट्रैक्टिव फोर्स को कम कर देगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स जब कम हो जाएगा तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, मतलब कि बिखर जाएंगे। जब बिखर जाएंगे तो वर्केबिलिटी अच्छी मिलेगी। तो मेन हमारा काम क्या होता है, वर्केबिलिटी अच्छी मिले, इसीलिए हम प्लास्टिक साइजर मिलाते हैं। फिर देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, दिस रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। ये जो रिपल्सिव फोर्स होता है, मतलब रिपल्सिव और अट्रैक्टिव समझ रहे हैं ना, अट्रैक्टिव मतलब एकदम पास पास, रिपल्सिव मतलब दूर दूर, अपोजिट फोर्स कहते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण पढ़ा होगा, तो प्रतिकर्षण होता है रिपल्सिव और आकर्षण होता है अट्रैक्टिव। तो इसी को हम बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स को जेटा पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। विच डिपेंड्स ऑन द बेस सॉलिड कंटेंट क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक साइजर यूज। ये किस पे डिपेंड करें, कितना रिपल्सिव फोर्स उसमें प्रेजेंट है, कितना रिपल्सिव फोर्स
वहाँ पे है, ये डिपेंड करेगा बेस पे, डिपेंड्स ऑन द बेस। और सॉलिड कंटेंट मतलब उसमें कौन से ग्रेन है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट कैसा है, क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक, आप कितना प्लास्टिक साइजर उसमें यूज कर रहे हैं, इन सब पे जेटा पोटेंशियल या फिर रिपल्सिव फोर्स डिपेंड करता है। फिर देखते हैं फोर्थ पॉइंट, व्हेन सीमेंट पार्टिकल्स आर deflocated, the water trapped inside the flocks get released and now available is fluidify the mix। जब हम ये सीमेंट पार्टिकल्स के बीच में डिफ्लोक्टेट मतलब फ्लोक्टेट मतलब गुच्छा, डिफ्लोक्टेट मतलब टूट जाना, जब अलग हो जाएंगे तो उसके डिफ्लोक्टेटेड हो जाएंगे। तो दी वाटर ट्रैप्ड इनसाइड मतलब वाटर उसके अंदर रहेगा, ट्रैप्ड इनसाइड इसके अंदर जो वाटर रहता है वो फ्लॉक्स गेट रिलीज्ड, फ्लॉक्स को मतलब रिलीज करेगा, फ्लॉक्स को रिलीज करता है, ठीक है। जब वाटर रहता है तो फ्लॉक्स बनाता है। एंड नाउ और लेवल इज फ्लूइडिफाई द मिक्स, तो जब हम ये पार्टिकलाइजर मिलाते हैं तो उसको क्या करता है, फ्लूइडिफाई कर देता है मिक्स को, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें ट्रैप्ड एयर जो होती है इनसाइड द फ्लॉक्स, उसको हटाने के लिए वाटर कह सकते हैं उसके अंदर जो होता है, उसमें एक जगह बनाने के लिए हम जगह बन जाएगी, दूर दूर हो जाएगी, डिफ्लॉक उसमें हो जाएगा, तब हमको वर्केबिलिटी अच्छी मिल जाएगी। इसी वजह से हम मेनली प्लास्टिक साइजर का यूज करते हैं। यही सब कुछ पॉइंट हैं, आप याद रखिएगा, इनको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं इसमें रट के जाना, आप इसको समझ लीजिएगा फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बस ये समझ लीजिए। पॉइंट मतलब टेक्निकल टर्म डालना है, बाकी अपने हिसाब से लिखिए, पूरा नंबर मिलेगा आपको। फिर दूसरा देखिए, लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग क्या होता है, द एजेंट्स आर ऑर्गेनिक बाय नेचर, thus they lubricate the mix, reducing the friction and increasing the workability। ये क्या फ्रिक्शन को कम करेंगे, फ्रिक्शन जो पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स है, एजेंट्स ऑर्गेनिक बाय नेचर, ये ऑर्गेनिक एजेंट होते हैं बाय नेचर लुब्रिकेंट्स। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये लुब्रिकेंट मिक्स रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे और इंक्रीजिंग द वर्केबिलिटी। जब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, पार्टिकल टू बॉन्डिंग कम हो जाएगी, तो obvious सी बात है कि जो है उसका जो है वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा, हम अच्छे से काम कर सकते हैं। थर्ड देखिए, रिटेनिंग इफेक्ट, सॉरी रिटार्डिंग इफेक्ट। रिटार्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, इसका प्लास्टिक साइजर का वो देखते हैं। रिटार्डिंग इफेक्ट क्या करता है, प्लास्टिक साइजर गेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द सीमेंट, प्लास्टिक साइजर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स एंड फॉर्म ए थिन शीट। मतलब जो ये प्लास्टिक साइजर होते हैं वो एडजॉर्ब करते हैं किसको, सीमेंट पार्टिकल को, ये एडजॉर्ब होते हैं सरफेस ऑफ द सीमेंट पार्टिकल, सीमेंट पार्टिकल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं और एक जो है थिन शीट टाइप का शीट बनाते हैं, मतलब एक फिल्म बनाते हैं, एक परत या लेयर बनाते हैं उसके ऊपर, कह सकते हैं शीट लिखा हुआ है, शीट कह सकते हैं, या फिर एक लेयर लिख दिया, थिन लेयर बनाते हैं। फिर क्या कहते हैं, दिस शीट, ये जो लेयर बनती है, इनहिबिट्स द सरफेस हाइड्रेशन रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट एज लॉन्ग एज सफिशिएंट प्लास्टिक साइजर मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल। मतलब ये जितने टाइम तक उसमें प्रेजेंट रहते हैं सीमेंट के अंदर, उस टाइम तक उसमें जब लेयर बन जाती है तो हाइड्रेशन रिएक्शन वाटर और सीमेंट पार्टिकल के बीच नहीं हो पाती, तो उससे जो है अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, बॉन्डिंग नहीं हो पाती, इस वजह से उसमें वर्केबिलिटी अच्छी मिलती है। ये रिटार्डर का काम करते हैं, मतलब थोड़ा टाइम लगाते हैं, क्योंकि जब तक लेयर बनी रहेगी तब तक पानी अंदर जाएगा ही नहीं, तो इस वजह से वहाँ पे हाइड्रेशन रिएक्शन नहीं हो पाते हैं सही से। इनहिबिट्स मतलब उसको रोकती हैं हाइड्रेशन रिएक्शन को, तो उससे जो है मॉलिक्यूल्स उसमें सफिशेंट प्लास्टिक, जब तक मॉलिक्यूल अवेलेबल रहेंगे प्लास्टिक साइजर के तब तक तो हाइड्रेशन रिएक्शन हो नहीं सकती, क्योंकि उस पर शीट बनी हुई है, एक लेयर फॉर्म होती है, इसमें हम रिएक्शन नहीं हो पाती, इस वजह से प्लास्टिक वो वर्केबिलिटी अच्छी मिलती है। थर्ड देखिए, क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक साइजर विल डिक्रीज एज द पॉलीमर्स बिकम्स इंट्रैप्ड इन हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स। मतलब हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ये कह सकते हैं, मतलब कितना आपको क्वांटिटी यूज करनी है प्लास्टिक साइजर, वो आप इंट्रैप्ड इन हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स, हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स मतलब इंट्रैप्ड उसमें क्या है, कौन सा पॉलीमर्स है, उस बेसिस पे हम ये डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं क्या, प्लास्टिक साइजर। फिर देखिए, फॉलोइंग मैकेनिज्म में भी प्लेस इन सिमुलेटेसली, कुछ मैकेनिज्म और भी हैं उनको पढ़ लेते हैं। ये देखिए, रिडक्शन इन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, क्या होगा, मतलब सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है
वीक हो जाएगा या कम हो जाएगा। बी देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सीमेंट, इसमें जो है वही बताया ना, रिपल्सन फोर्स इंड्यूस्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक आप सब पढ़े होंगे 12th में, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा वो इसमें बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सीमेंट, सीमेंट के पार्टिकल्स के बीच में फॉर्म हो जाएगा, इस वजह से वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर से देखिए लुब्रिकेंट फिल्म बिटवीन सीमेंट पार्टिकल्स, वही लुब्रिकेटिंग फिल्म बन जाएगी सीमेंट पार्टिकल्स के बीच, तब भी वर्केबिलिटी अच्छी मिलेगी, हाइड्रेशन ही नहीं हो पाएगा। फिर देखिए डिस्पर्सन ऑफ सीमेंट ग्रेन्स, सीमेंट ग्रेन्स बिखर कैसे होगा, सीमेंट ग्रेन का डिस्पर्सन क्या होगा, रिलीजिंग वाटर ट्रैप्ड विद इन द सीमेंट फ्लॉक्स। अब ये जो है सीमेंट फ्लॉक्स के बीच में जो वाटर फंसा हुआ है उसको रिलीज कर देगा और फिर जो है डिस्पर्सन हो जाएगा सीमेंट ग्रेन्स में, तो वहाँ से वर्केबिलिटी अच्छी मिलेगी। फिर देखिए ई पॉइंट है इनहिबिटेशन ऑफ सरफेस हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ द हाइड्रेशन सीमेंट पार्टिकल्स लीविंग मोर वाटर टू फ्लोटिफाई द मिक्स। अब वही जो अभी पिछले पे पढ़े थे वही पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा है कि जब इनहिबिटेशन मतलब सरफेस ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन को रोकेगा सीमेंट पार्टिकल के बीच, तो इससे लीविंग मोर वाटर मतलब मोर वाटर वहाँ पे हमें ज़रूरत होगी और मोर वाटर डालेंगे, जब उसमें वाटर निकलेगा तो और ज़्यादा मोर वाटर हमें पड़ेगा, हाइड्रेशन रिएक्शन होगी तो उसमें क्या कहते हैं पानी निकलेगा, तो हमें फ्लोटिफाई मिक्स मिल जाएगा। तो इस वजह से वहाँ पे जब रिएक्शन होगी ही नहीं तो हम वहाँ पे पानी डालने का कोई औचित्य ही नहीं मिलता, मतलब पानी डालेंगे नहीं, इस वजह से फ्लोटिफाई मिक्स हमें उतना मिलता रहेगा। तो हाइड्रेशन होगी तभी जो है पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, इस वजह से यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये जितने पॉइंट हैं आप ऐसा नहीं कि पूरा पूरा इतना लॉन्ग लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे, या इसमें टिपिकल थोड़ी सी लैंग्वेज दी गई तो अपनी भाषा में इजी लैंग्वेज यूज़ करके आप लिख सकते हैं, पॉइंट को कम भी कर सकते हैं। बस ये है ज़्यादा पॉइंट होंगे तो आप समझ ही रहे हैं नेगेटिव में, जितना ज़्यादा आप लिख पाएंगे उतना ही नंबर आपको मिलता है। मतलब अगर अच्छा लिखेंगे ऐसा नहीं, कुछ एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए ये आपका यहाँ पे फिगर दिएगा, देखिए फ्लोक्रेटेड ये होता है और डिस्पर्स रहता है। देखिए फ्लोक्रेटेड में क्या है, पास पास हैं सब कण, पार्टिकल्स पास पास हैं, इसमें गैप नहीं है। और फिर डिस्पर्स में देखिए बहुत ज़्यादा गैप है, तो वही बताएं दूर दूर होता है। फिर यहाँ पे देखिए क्या दिखाया गया है, इंटर पार्टिकल रिपल्सन। ये देखिए इंटर पार्टिकल रिपल्सन फोर्स लग गया तो दूर दूर सारे पार्टिकल हो गए, ठीक है। यही अगर अट्रैक्टिव होता तो ऐसे रहते सारे पार्टिकल, देखिए ऐसे रहते, ठीक है, पास पास, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है। अच्छा देखिए सारे डायग्राम पे लिखा है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ सीमेंट ग्रेन इन प्लेन कंक्रीट, इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक साइजर ऑफ डिस्पर्सन। ये देखिए डिस्पर्सन के बाद दिखाया गया है कि जब प्लास्टिक साइजर डालते हैं उसके बाद फ्लक्चुएशन ऑफ सीमेंट ग्रेन होता है, तब इसका इफेक्ट क्या होता है प्लेन कंक्रीट में, वही दिखाया गया है। फिर देखिए ऑल सरफेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल नॉट अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन, मतलब सारे पार्टिकल जब इस पर फिल्म बना लेंगे तो ये हाइड्रेशन नहीं कर पाएगा। नॉट अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन होगा ही नहीं। हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना, पानी का निकलना सीमेंट पार्टिकल में। जब पानी डालते हैं आप तो रिएक्शन होंगे, रिएक्शन में क्या करेगा, टेम्परेचर उसका मतलब गर्म होगी तो बाहर पानी इवापोरेशन के रूप में निकलेगा, वही हाइड्रेशन होता है। तो ये देखिए इंट्रैप्ड एयर है अंदर सीमेंट पार्टिकल्स के ऊपर, ये क्या बनी हुई है, ये एक फिल्म बनी हुई है। क्या बना है, फिल्म। फिल्म इसको बोलते हैं टेक्निकल में, या फिर लेयर बोल सकते हैं, लेयर जैसे पतली झिल्ली की टाइप की बना लेते हैं, वो दिखती नहीं लेकिन बन जाती है उसमें सीमेंट पार्टिकल्स के ऊपर जब पानी डालते हैं। देखिए सीमेंट ग्रेन्स फ्लॉक्स, ये देखिए फ्लॉक्स बनाए हुए। अब इसमें क्या है, देखिए पानी बीच में है, सब एकदम चिपके हुए हैं सब पार्टिकल्स, एंट्रैप्ड एयर इसके अंदर है। फिर देखिए रिलीज्ड वाटर, अब देखिए तो पानी जब रिलीज कर दिया है वाटर को, रिलीज हो गया वाटर, तो इसमें पार्टिकल्स में चला गया, ये बीच में गैप हो गया, तो इससे क्या हमें वर्केबिलिटी अच्छी मिलेगी। इसलिए मेन काम यही होता है ना, प्लास्टिक साइजर की वर्केबिलिटी के लिए डालते हैं, तो वो हमें मिल रही, बस काम खत्म। देखिए सीमेंट पार्टिकल्स फ्लक्चुएट इन द, ये सारे फॉर्म दिए गए। फिगर आप बना देंगे बढ़िया से तो एग्जाम में समझ जाएगी कि आपको पूरा पूरा क्वेश्चन आ रहा है और बेहतरीन नंबर देगा। तो अभी 7 से एग्ज़ाम हम लोगों के, ओके। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए सीमेंट पार्टिकल्स फ्लक्चुएट इन द एब्सेंस ऑफ आवर डिस्पर्सिंग एजेंट, ऊपर वाला फिगर है उसी का बना हुआ है। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ प्लास्टिक साइजर,
ये सारे फिगर उसी के हैं। फिर देखिए सुपर प्लास्टिसाइज़र कौन कौन टाइप्स के होते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसमें क्वेश्चन में आएगा तो लिख दीजिएगा उसी में, या फिर अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि सुपर प्लास्टिसाइज़र क्या होते हैं और इनकी टाइप्स बताइए, तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सुपर प्लास्टिसाइज़र, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपर प्लास्टिसाइज़र्स आर फॉलोज, नीचे दिए गए हैं। लिग्नोसल्फोनेट्स है, फिर सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड SMF बोल सकते हैं, ये होता है। ये आप कुछ नाम याद रखिए, यहाँ पे नहीं तो आप कंपटीशन एग्जाम देंगे उसमें भी ऑप्शन पूछ रहता है इसमें से प्लास्टिसाइज़र कौन सा है, तो आप याद रखिए। लिग्नोसल्फेट हो गया, सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड हो गया, तीसरा है सल्फोनेटेड नेफ्थेनिल फॉर्मल्डिहाइड SNF जिसको बोलते हैं। तो ये आपके कुछ प्लास्टिसाइज़र्स, इनका काम क्या होता है देख लेते हैं। लिग्नोसल्फेट्स कैसे काम करता है। These derived from neutralization, precipitation and fermentation process of waste liquor obtained during production of paper making pulp from wood। मतलब जहाँ जैसे इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है, उसमें जो लकड़ी का काम होता है, पेपर वगैरह लकड़ी से ही बनता है ना, वुड से बनता है, तो वहाँ पे जो वेस्ट निकलता है, जैसे प्रेसिपिटेशन निकलता है, फर्मेंटेशन रिएक्शन होती है, तो ये सबका जो वेस्ट निकलता है उसी से ये न्यूट्रलाइजेशन करके जो न्यूट्रल प्रोडक्ट होता है उसी को हम लिग्नोसल्फोनेट्स कहते हैं। तो आपको पता चल गया ये कहाँ से मिलता है। फिर दूसरा देखिए सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड SMF, ये कहाँ से मिलता है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय नॉर्मल रेजनिफिकेशन ऑफ मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या होता है, रेजनिफिकेशन होता है। रेजिन आप पढ़े होंगे पिछली बार जो बिल्डिंग मटेरियल थी MTC पे, उसमें पढ़ा होगा रेजिन होते हैं। तो रेजनिफिकेशन ऑफ मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन होती है, उससे मैन्युफैक्चर में ये मिलता है। नॉर्मली रेजनिफिकेशन ऑफ मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, वहाँ से SMF हमें मिलता है। बस इतना आप लिख देने, बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको सेमेस्टर एग्जाम देना कि PhD की पेपर देना है। ओके, थर्ड देखिए सल्फोनेटेड नेफ्थेनिल फॉर्मल्डिहाइड SMF हो गया, और SNF सल्फोनेटेड मेलामाइन था, ये नेफ्थलीन है। तो ये कैसे मिलता है, कहाँ से बनता है। तो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेफ्थेनिल बाई ओलियम और एसेथोरी। ओलियम ओसेथोरी क्या होगा, सल्फोनेशन सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, ये रिएक्शन के माध्यम से भी मिलता है। विद फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये मिलता है। लीड्स टू पोलोमराइजेशन एंड द सल्फोनिक एसिड न्यूट्रलाइज विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम, इसको भी न्यूट्रलाइज किया जाता है तभी हमें मिलता है। इसको पढ़ लेंगे आप विस्तार से, बस थोड़ा थोड़ा लिख देना है। टाइप्स आप मेनली याद रखिएगा। सुपर प्लास्टिसाइज़र कितने टाइप के, मतलब कौन कौन से होते हैं वो याद रखिएगा। लिग्नोसल्फेनेट्स, सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड SMF बोल सकते हैं, सल्फोनेटेड नेफ्थेनिल फॉर्मल्डिहाइड SNF बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। अब अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही आप धीरे धीरे अपना पढ़ते रहिए और वीडियो ही देखते रहिए। वीडियो आप अगर स्पीड स्लो लग रही है तो आप उसको अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए, स्पीड 1.25 कर लीजिए, 1.25 कर लीजिए, जितनी तेज़ आप देख सकते हैं आराम से लगा लेंगे, स्पीड देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप लोग कमेंट वगैरह करिए, और अगर कुछ कमी लग रही तो बताइए कहाँ पे गलती हो रही, तो हम थोड़ा उसको कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे सही हो जाए, अच्छा वीडियो प्रोवाइड करें आपको। अगर आवाज़ क्लियर नहीं आती वो भी बताइए आप कमेंट बॉक्स में करिए, क्या मतलब कैसे हम वीडियो ठीक लग रहे हैं, मतलब सही लग रहे हैं कि नहीं, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। आप ही लोग बताएंगे, मुझे तो पता नहीं चलता, मैं बस बोलता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो आप जब बताएंगे कुछ तभी हमें अपनी कमियाँ पता चलेंगी। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में क्या कहते हैं शेयर करिएगा, सभी को पता होगा क्या करना है। शेयर करेंगे तभी जो है सभी तक एक वीडियो प्रोवाइड होगा, उन्हें भी हेल्प मिलेगी। जो क्वांटम नहीं लिए वो भी पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग वीडियो से ही पढ़ते हैं क्योंकि आजकल मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं लोग, तो पढ़ सकते हैं। बाकी अपना क्वांटम वांटम ले लीजिए, वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो समझ नहीं आ रहा है यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं वो समझ लीजिए आप अच्छे से। कोई दिक्कत आ रही है आप कमेंट ज़रूर करिए। ओके, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगला वीडियो आएगा तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिल जाएगा, देख सकते हैं अच्छे से। सो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, और पूरा वीडियो देखा करिए क्योंकि क्वेश्चन अच्छे अच्छे रहते हैं। आने
मतलब वाले क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सभी को लोगों को।